श्री अग्रसेन गर्ल्स पीजी कॉलेज के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं मनीष गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि न्यूक्लियर फिजिक्स की लेक्चर सीरीज में आपने 6 लेक्चर हमारे इस ऑप्टिक्स के देख लिए, तो ऑप्टिक्स की लेक्चर सीरीज में हम लेज़र पे बात कर रहे थे और लेज़र में हमने लास्ट क्लास में पॉपुलेशन इन्वर्जन को डिस्कस कर लिया था और देखा था कि किस प्रकार n2 ग्रेटर देन n1 की कंडीशन से लेज़र का निर्माण संभव है। अगर लेज़र हमको निर्माण करना है, लेज़र का निर्माण करना है तो n2 का मान n1 से ज़्यादा होना चाहिए। और n2 हमको पता है क्या होता है, पॉपुलेशन होती है एक्साइटेड स्टेट की, हायर एक्साइटेड स्टेट की, और n1 होती है पॉपुलेशन लोअर एनर्जी स्टेट की, ठीक है। या फिर इसे हमने बुक में nm और nn से भी देखा था, तो n2 n1 से देख लो या nm और nn से देख लो। इसको भी मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, जैसे कई बच्चे कंफ्यूज ना हो, nm या nn, ये भी एक ही चीज़ है, ठीक है। तो बेसिकली अब आज के लेक्चर में हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड मेटा स्टेबल स्टेट। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन तो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर लिया था। पॉपुलेशन इन्वर्जन को हमने क्या नाम दिया था हिंदी में? पॉपुलेशन इन्वर्जन को क्या कहते हैं बच्चों? जनसंख्या व्युत्क्रमण एवं मित स्थायी ऊर्जा स्तर, ठीक है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन को तो हमने पढ़ लिया था। अब आज हम डिस्कस करेंगे कि 2 लेवल लेजर सिस्टम, 3 लेवल लेजर सिस्टम और 4 लेवल लेजर सिस्टम में किस में पॉपुलेशन इन्वर्जन पॉसिबल है, कौन से में पॉपुलेशन इन्वर्जन आसानी से क्रिएट किया जा सकता है और किस में पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, या फिर पॉपुलेशन जो इन्वर्जन है वो किस में क्रिएट नहीं हो सकता, तो उसमें क्रिएट नहीं होगा तो उसमें लेज़र भी नहीं बनेगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। और जो सेकंड टॉपिक है वो है मेटा स्टेबल स्टेट या फिर मित स्थायी ऊर्जा स्तर। तो ये भी हम देखेंगे कि मित स्थायी ऊर्जा स्तर जो होते हैं या मेटा स्टेबल स्टेट होती हैं ये क्या होती हैं, इनकी लेज़र में क्या ज़रूरत होती है। तो इनको डिस्कस करने से पहले अपन पढ़ते हैं सबसे पहला जो टॉपिक है आज का, 2 लेवल लेज़र, 2 लेवल या 2 स्तर वाला लेज़र। तो 2 लेवल लेज़र बेसिकली एक ऐसा लेज़र है जिसमें केवल 2 ही ऊर्जा स्तर हों, तो उसे अपन क्या कहते हैं? 2 लेवल लेज़र सिस्टम, ठीक है। तो 2 लेवल लेज़र सिस्टम में एक क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि 2 लेवल लेज़र सिस्टम में लेज़र का निर्माण संभव नहीं है या 2 लेवल लेज़र सिस्टम में पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं प्राप्त किया जा सकता, ऐसा क्यों? तो उसी का ये पूरा एक तरह से डेरिवेशन समझ लीजिए या फिर 2 लेवल लेज़र सिस्टम का डेरिवेशन समझ लीजिए। एक ही चीज़ है ये, ठीक है। दोनों जो काइंड है उसमें एक ही तरह का आंसर है, दोनों तरह से क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है कि 2 लेवल लेज़र सिस्टम को समझाइए या फिर 2 लेवल लेज़र सिस्टम में पॉपुलेशन इन्वर्जन या लेज़र अचीव क्यों नहीं की जा सकती। तो इसको समझ लेते हैं अपन। इसको बच्चों देखिए, जैसे कि आपको डायग्राम तो पता है, जैसे ये लोअर एनर्जी स्टेट है और लोअर एनर्जी स्टेट में क्या है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, इसको अपन ने एक फोटोन आपतित कराया। फोटोन अगर आपतित कराएंगे तो ये फोटोन से ऊर्जा अवशोषित करके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। हायर एनर्जी स्टेट कौन सी है? E2, और या उसकी पॉपुलेशन कितनी है? N2। तो हायर एनर्जी स्टेट में यह अपनी जीवन काल पूरा करने के बाद, तो इसका जो जीवन काल होता है टाउ, कितना होता है बताओ? बहुत कम होता है ना, 10⁻⁸ सेकेंड। तो इन लेवल्स का जीवन काल काफ़ी कम होता है। एक्साइटेड स्टेट क्या होती हैं? अनस्टेबल, जो उच्च ऊर्जा स्तर होते हैं वो क्या होते हैं? अस्थायी। तो इसलिए क्या होगा, ये यहाँ पर केवल 10⁻⁸ सेकेंड रुकेगा, फिर ये अपने आप स्वतः है किस में लौट आएगा? निम्न ऊर्जा स्तर में। और ऐसा करने पर ये एक फोटोन भी उत्सर्जित करेगा, ठीक है। तो ये जो इमिशन है, ये इमिशन कौन सा है? जब ये अपना जीवन काल पूरा करने के बाद स्वतः ही निम्न ऊर्जा स्तर में लौट आया, इस इमिशन को अपन क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस इमिशन या स्वतः उत्सर्जन। तो ये तो हो गया इसका डायग्राम। अब इसका डेरिवेशन समझ लेते हैं कि डेरिवेशन कैसे करना है। अब देखो, आपको आइंस्टीन के कोफिशिएंट मैंने बताए थे, जो B12 होता है, B12 कौन सा कोफिशिएंट है? याद करने की कोशिश करो, रिकॉल। 1 2 मतलब 1 से 2 में जा रहे हैं अपन, 1 से 2 में जा रहे हैं, तो 1 से 2 में जाएंगे तो क्या होगा? अवशोषण, सीधी सी बात है। तो B12 किसको दिखा रहा है? अवशोषण को। B21 मतलब 2 से 1 में जा रहे हैं मतलब उत्सर्जन, और ये भी क्या है? A21, ये भी क्या है? उत्सर्जन। तो उत्सर्जन ए से मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, ऑटोमेटिक मतलब स्वतः। तो ए क्या हो गया? स्वतः उत्सर्जन। B21 क्या हो गया? उद्दीप्त उत्सर्जन।
और हमने आइंस्टीन के गुणांकों में सहसंबंध भी निकाल लिया था। तो उससे हमने देखा था कि B12 और B21 क्या होते हैं, बराबर। तो लेट्स से B12 इक्वल टू V21 इक्वल टू B, इनका नाम हमने क्या कह दिया, B, और A21 को क्या नाम दे दिया हमने, A। A21 को सपोज कर लिया A, क्योंकि कांस्टेंट ही तो है, A21 जैसा और कोई है नहीं, इसलिए हमने A21 को A नाम दे दिया, B12 B21 को हमने B नाम दे दिया। इसके बाद में देखो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हमको क्या फाइंड करना था, नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड करना चाह रहे थे dN2 अपॉन dt। तो dN2 अपॉन dt क्या है, जो ये ऊर्जा स्तर है इसमें समय के साथ क्या परिवर्तन आ रहा है, इसकी जो पॉपुलेशन है N2 उच्च ऊर्जा स्तर की जो पॉपुलेशन है इसमें टाइम के साथ, इसका क्या किया है, टाइम के साथ अपकलन, तो इसमें समय के साथ क्या चेंज आ रहा है N2 लेवल की पॉपुलेशन में। तो देखो इसमें क्या चेंज आएगा, इसमें अगर N1 से कोई इलेक्ट्रॉन N2 में जा रहा है तो वो कैसा चेंज क्रिएट करेगा, प्लस चेंज, और N2 से कोई इलेक्ट्रॉन N1 में जा रहा है तो वो कैसा इफेक्ट क्रिएट करेगा, नेगेटिव। मतलब N2 कब बढ़ेगी, N2 जब बढ़ेगी ना जब N1 से N2 में जाए, अर्थात अवशोषण से N2 का मान बढ़ेगा, और उत्सर्जन चाहे उद्दीप्त हो चाहे सतह हो तो क्या होगा, N2 का मान घटेगा। तो इनके सभी के रेट कांस्टेंट मैंने लिख दिए। ये रेट कांस्टेंट किसका है आप सभी जानते हो, ये जो रेट कांस्टेंट ये लिखा है पूरा, ये है अवशोषण का, अवशोषण की दर। ये किसकी दर है बच्चों, स्वतः उत्सर्जन की दर, और यह है किसकी दर है, उद्दीप्त उत्सर्जन की दर। इनसे आप भली भांति परिचित हो, अवशोषण की दर, स्वतः उत्सर्जन की दर और उद्दीप्त उत्सर्जन की दर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने पे क्या आया, B12 और A21 की जगह क्या लिख दिया, B और A, तो BN1 U न्यू यहाँ पे क्या है आपको बता रखा है, ऊर्जा घनत्व होता है फोटोन का, माइनस AN2 माइनस BN2 U न्यू। इसके बाद में इक्वल टू B कॉमन ले लिया, B U न्यू, तो क्या बचेगा N1 माइनस N2। इस स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है, B कॉमन निकाल लिया इस स्टेप में से, B और U न्यू, इन दोनों में से B और U न्यू कॉमन निकाला तो क्या बचा, N1 माइनस N2 माइनस AN2 तो यहाँ से ही चल रहा है, तो माइनस AN2। इसके बाद देखिए यहाँ तक सॉल्व कर लिया, ये क्या आ गया हमारा dN2 अपॉन dt। इसके बाद देखो एट टाइम t इक्वल टू 0। अब ये ऐसी स्थिति की बात कर रहे हैं इनिशियल पोजीशन की। इनिशियल पोजीशन पे क्या होगा, जब ये सिस्टम स्टार्ट ही नहीं हुआ तो उसमें क्या होगा कि अभी जो सारी पॉपुलेशन है वो किस में, N1 एनर्जी लेवल में। तो अभी सारी जो आपकी एनर्जी है, अभी जो सारी आपकी पॉपुलेशन है वो किस में है, N1 एनर्जी लेवल में। तो N2 क्या होगी, खाली। N2 जो एनर्जी स्टेट है वो क्या है, खाली। तो N2 की पॉपुलेशन कितनी लिख दी, 0, और N1 की पॉपुलेशन कितनी लिख दी, N टोटल के बराबर। मतलब N1 की पॉपुलेशन कितनी हो गई, N टोटल के बराबर। मतलब टोटल जितनी पॉपुलेशन है वो किस में, N1 में। मतलब सारी की सारी पॉपुलेशन किस में, N1 में। इसके बाद अगर अपन इस इक्वेशन को इसमें पुट करके मान निकालें और इसको सॉल्व करें तो N2 का जो मान निकल के आएगा वो कितना आएगा, V U न्यू N टोटल अपॉन A प्लस 2V U न्यू। तो इसको आप खुद सॉल्व करके देखना एक बार, ये स्टेप कैसे आती है। इस इक्वेशन को पुट करके एक स्टेप बनाना, फिर दोनों को आपस में कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, N2 इक्वल टू V U न्यू इंटू N टोटल अपॉन में A प्लस 2V U न्यू। ठीक है, A इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। A क्या दिखा रहा है यहाँ पर, A आप सभी समझते हो, A क्या होता है, A बताइए क्या होता है, स्वतः उत्सर्जन का गुणांक। और जब कभी भी अवशोषण होता है तो स्वतः उत्सर्जन तो होगा ही, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे होंगे जो अपना जीवन काल पूरा करने के बाद अपनी जो लोअर एनर्जी स्टेट्स हैं उसमें लौट आएंगे। इसलिए स्वतः उत्सर्जन कभी भी 0 नहीं हो सकता। A की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। A इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर A की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो देखिए B न्यू अपॉन में 2V U न्यू, B U न्यू या B U अपॉन में 2V U, और ये क्या है 2U से थोड़ा सा ज़्यादा है। मतलब अगर ये नहीं होता, A नहीं होता, सपोज करो A नहीं है, तो इसका मान क्या आ जाता, 1/2 N टोटल या N टोटल बाई 2। पर अब इसका मान क्या है, N टोटल बाई 2 से थोड़ा मतलब कम रहेगा N2 का मान,
क्योंकि बटे में क्या है, ए और है, तो n2 का मान क्या होगा, n टोटल से कम, n टोटल बाई 2 से कम, मतलब n टोटल बाई 2 क्या हो गया, इसका जो हाफ है उससे कम जो टोटल पॉपुलेशन है। और n टोटल क्या होती है, n टोटल आप सभी जानते हो, n टोटल यहाँ पे लिख देते हैं, n टोटल बराबर n1 प्लस n2। n टोटल क्या है आपकी, n1 प्लस n2 के बराबर। अब यदि n2 का मान n टोटल बाई 2 से छोटा है तो इस स्थिति में क्या होगा, n2 का मान n1 से हमेशा छोटा होगा। अगर n2 का मान n टोटल बाई 2 के इक्वल होता तभी एक ऐसी स्थिति क्रिएट हो पाती जब n1 और n2 का मान बराबर हो जाता। पर इस स्थिति में जो आपको दिख रही है, इस स्थिति में n2 का मान हमेशा n1 से छोटा होगा, क्योंकि n2 का जो मान निकल के आ रहा है इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद वो क्या आ रहा है, लेस देन n टोटल बाई 2। और इस कंडीशन में अपन कह सकते हैं कि पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए हमको क्या चाहिए, पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए हमें n2 की वैल्यू n1 से ज़्यादा चाहिए, और इसमें क्या बन रहा है, n1 की वैल्यू n2 से ज़्यादा आ रही है। तो ये स्टेप आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हमने पूरा डेरिवेशन करके ये एक्सप्लेन कर दिया कि 2 लेवल सिस्टम में जो लेज़र है उसका निर्माण नहीं किया जा सकता। और 2 लेवल सिस्टम में लेज़र का निर्माण क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं किया जा सकता। तो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड वी कांट क्रिएट population inversion in 2 level laser system and hence we cannot produce laser in 2 level laser system। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है 3 लेवल लेजर सिस्टम। तो आई होप आपको 2 लेवल लेजर सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं 3 लेवल लेजर सिस्टम की और समझते हैं कि क्या 3 लेवल लेजर सिस्टम में पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव किया जा सकता है या फिर नहीं। तो इसको देखना है हमें। तो देखिए 2 लेवल लेजर सिस्टम के बाद में 3 लेवल लेजर सिस्टम में क्या होता है, एक एनर्जी लेवल अतिरिक्त आ जाता है, अतिरिक्त एक एनर्जी लेवल लेते हैं। या 3 लेवल लेजर सिस्टम की अगर आपको डेफिनेशन देनी हो तो आप कैसे कहेंगे कि ऐसा सिस्टम जिसमें संक्रमण के लिए कोई 3 ऊर्जा स्तर, ऐसा सिस्टम जिसमें संक्रमण के लिए कोई 3 ऊर्जा स्तर उपस्थित हों, क्या कहलाता है, 3 लेवल लेजर सिस्टम। ठीक है, 3 लेवल लेजर सिस्टम का एग्जाम्पल भी पूछा जाता है। अभी एग्जाम्पल हम सारे पढ़ेंगे। तो 3 लेवल लेजर सिस्टम का सबसे फेमस एग्जाम्पल है रूबी लेजर। तो रूबी लेजर एक कैसा लेजर है, 3 लेवल लेजर सिस्टम। तो रूबी लेजर किसका एग्जाम्पल हो गया, त्रिस्तरीय लेजर सिस्टम का। तो इसके बाद में देखते हैं 3 लेवल वाले लेजर सिस्टम में कैसे पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव किया जाता है या पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं किया जा सकता, ये समझ लेते हैं। तो देखिए पहला एनर्जी लेवल किससे दिखा दिया, n1 से, दूसरा एनर्जी लेवल n2 से, और तीसरा जो एनर्जी लेवल है जो इनके बीच में है वो n3 से। नंबरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको 1 कह लो, इसको 2 कह लो, इसको 3 कह लो, या इसको 1 कह लो, इसको 2 कह लो, इसको 3 कह लो, कैसे भी आप नंबरिंग दे सकते हो, नंबरिंग से कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके बारे में बता देते हैं। सपोज कीजिए कि इस एनर्जी लेवल का जीवन काल टाउ है, टाउ1 से दिखाते हैं, जीवन काल को टाउ से दिखा रहे हैं। तो ये एनर्जी लेवल 1 है तो इसका जीवन काल क्या हो गया, टाउ1। ये एनर्जी लेवल 2 है तो इसका जीवन काल क्या हो गया, टाउ2। ये एनर्जी लेवल 3 है तो इसका जीवन काल क्या हो गया, टाउ3। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो नॉर्मली एक्साइटेड स्टेट होती हैं उनका जीवन काल कम होता है। मैंने वहाँ पे भी बताया था कितना होता है, 10 की पावर -8 सेकंड। तो 10 की पावर -8 सेकंड इतना कम समय है जब हम पंप करके, ये जो आप फोटोन आपतित कराते हैं ना अपन, जिससे अवशोषण होता है, इसी तो अपन क्या कहते हैं, पंपिंग। तो ये कैसी पंपिंग है, ऑप्टिकल पंपिंग। तो रूबी लेजर में कैसी ऑप्टिकल पंपिंग काम में आती है, फ्लैश लैंप से। अगर आप कोई फ्लैश लैंप से चमक उत्पन्न कर देते हो तो उससे क्या होता है, एक साथ ही मतलब आपको फोटोन मिल जाते हैं, और फोटोन से क्या होगा, जो लोअर एनर्जी स्टेट में एटम पड़े हुए हैं वो हायर एनर्जी स्टेट में एक्साइट कर जाते हैं। एक्साइट करने की वजह से कौन सी घटना होती है, एब्जॉर्प्शन या फिर अपशोषण। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, कोई पंपिंग हो रही है। पंपिंग होने की वजह से क्या है, एक फोटोन आपतित हो रहा है, और ये फोटोन आपतित होकर अपनी जो एनर्जी है इस लोअर एनर्जी स्टेट में पड़े हुए एटम या जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको ट्रांसफ़र कर देता है, और जो ये इलेक्ट्रॉन है वो जो लेवल 2 है E2 उसमें अवशोषित हो जाता है। इसके बाद में ये जो
एटम है जो लेजर लेवल 2 में पहुंच गया, ये अपना जीवन काल पूरा करने के बाद, अब देखो अब जो कॉन्सेप्ट काम में आएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और उसको ध्यान से समझना। ये जो कॉन्सेप्ट काम आ रहा है, अब आएगा मित स्थायी ऊर्जा स्तर का। ये मित स्थायी ऊर्जा स्तर क्या होते हैं? तो देखिए लेवल 2 और लेवल 1 के बीच में मैंने एक लेवल 3 बनाया है जिसका नाम क्या मैंने लिखा है, मेटा स्टेबल या फिर मित स्थायी। तो ये मित स्थायी वर्ड क्या है? मेटा स्टेबल एक ऐसी स्थिति है जो ना तो पूरी तरह से स्थायी है और ना पूरी तरह से अस्थायी है। स्थायी और अस्थायी के बीच की अवस्था क्या कहलाती है? मित स्थायी अवस्था। ना तो पूरी तरह से स्थायी, ना पूरी तरह से अस्थायी। इसके लिए, इसको समझने के लिए मैं एक यहाँ पे डायग्राम अटैच कर दूंगा। डायग्राम आपको अब दिख रहा होगा, इस डायग्राम को ज़रा देखिए। तो इस डायग्राम में आपको बॉल दिख रही होंगी 3 अलग अलग पोजीशंस पर। तो पोजीशन जो 3 अलग अलग हैं, एक पोजीशन जो दिख रही है आपको ऊपर ही ऊपर, तो जहाँ पर बॉल ऊपर ही ऊपर रखी हुई है, जैसे इस पहाड़ी की चोटी टाइप में रखी हुई है, ठीक है। और दूसरी पोजीशन आपको क्या दिख रही है, जो पहाड़ के बीच का सा भाग है उस पर एक बॉल रखी हुई है। और तीसरी पोजीशन आपको क्या दिख रही है कि एक नीचे ही नीचे मतलब समतल सा है उसमें बॉल रखी हुई है। तो कौन सी स्टेट सबसे स्टेबल होगी? आप सभी बता सकते हो। जो बॉल नीचे एक प्लेन पर, मतलब जहाँ से वो आगे या पीछे ढुरक नहीं सकती या खिसक नहीं सकती, वहाँ पे रखी है, वो क्या कहलाएगी? स्टेबल स्टेट। वो बॉल की क्या है? स्थायी अवस्था। और जो बॉल बिल्कुल एक स्लोप पे रखी हुई है, तो वो स्लोप पे रखी हुई बॉल क्या कहलाएगी? अनस्टेबल या अस्थायी अवस्था, क्योंकि उसको छोड़ोगे जैसे आप वो नीचे गिर के स्थायी अवस्था में चले जाएगी। और जो बॉल एक टॉप पे रखी हुई है, वो अभी तो अपन को क्या लग रही है? स्टेबल, पर उसमें हल्का सा भी एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा तो वो भी क्या होगी? नीचे चली जाएगी। और जो आपकी स्थायी अवस्था है उसमें बदलना चाहेगी, वो भी स्थायी होना चाहेगी। पर अभी के लिए तो वो क्या है? स्थायी। तो स्थायी और अस्थायी के बीच की अवस्था क्या कहलाती है? मित स्थायी अवस्था। तो आई होप आपको इस डायग्राम से मित स्थायी अवस्था का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट अपन डिस्कस कर लेते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ से गायब हो गया, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो इसके बाद फिर से अपन डिस्कस कर लेते हैं 3 लेवल सिस्टम को। 3 लेवल सिस्टम में अपन ने हाथ से देखा, पंप हुआ। पंप क्या है? फोटोन आपतित हुए, इसने अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र की इस इलेक्ट्रॉन को, और ये एनर्जी पाकर हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। हायर एनर्जी स्टेट से 10 की पावर -8 सेकेंड के बाद कौन सा डिके हुआ? स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्वतः उत्सर्जन। और जो स्वतः उत्सर्जन होता है वो कैसा डिके होता है? एक तरह से नॉन रेडिएटिव डिके, NR डिके, नॉन रेडिएटिव डिके, जो काफ़ी तेज़ी से होते हैं उनको क्या कहते हैं? नॉन रेडिएटिव डिके। जिनमें एनर्जी ट्रांसफ़र काफ़ी स्पीड से होता है तो वो क्या कहलाते हैं? नॉन रेडिएटिव डिके, ठीक है। तो ये कैसा इमिशन है? स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन से क्या हो गया? जो इलेक्ट्रॉन था वो किस में आ गया? N3 लेवल में। और जो मेटा स्टेबल स्टेट होती हैं, इनका जीवन काल 10 की पावर -6 सेकंड से 10 की पावर -3 सेकंड तक हो सकता है। तो एक तरह से इसका जो जीवन काल था, जो नॉर्मल स्टेट थी, इनका जीवन काल कितना था बच्चों? 10 की पावर -8 सेकंड, 10 की पावर -8 सेकंड। और जबकि मेटा स्टेबल स्टेट का जीवन काल कितना है? 10 की पावर -6 सेकंड या 10 की पावर -3 सेकंड। अर्थात नॉर्मल स्टेट से 100 से लगभग 10,000 गुना तक ज़्यादा हो सकता है, 10,000 या 1,00,000 गुना तक ज़्यादा हो सकता है। तो क्या होगा? एटम यहाँ से अपन को पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट करनी है। पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब क्या है? कि नीचे वाले लेवल में कम पॉपुलेशन और इस वाले लेवल में ज़्यादा पॉपुलेशन। अपन को क्या क्रिएट करना है? N3 शुड बी ग्रेटर देन N1, ये अपन को क्रिएट करना है पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए। तो होगा क्या? कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो इस फोटोन से ऊर्जा अवशोषित करके लेवल 2 में पहुंच जाएगा, और लेवल 2 से नॉन रेडिएटिव डिके या स्पॉन्टेनियस इमिशन से लेवल 3 में आ जाएगा जल्दी से। तो ये प्रोसेस तो होती जाएगी, पर इसका जीवन काल काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से क्या होगा? जितनी भी यहाँ की पॉपुलेशन है वो सारी कहाँ पर पहुँच जाएगी? N3 में। तो N3 की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी बजाय N1 के, क्योंकि सारी पॉपुलेशन पहले यहाँ पे, फिर यहाँ से जल्दी से यहाँ पे। तो इस तरह से N3 में पॉपुलेशन बढ़ने लग जाएगी और N1 में पॉपुलेशन घटने लग जाएगी। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि τ2 इज़ ग्रेटर देन, सॉरी, τ2 इज़ वेरी स्मॉलर या
स्मॉल टाउ टू क्या है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है, किससे, टाउ 3 से। टाउ टी इज़ वेरी स्मॉलर कंपेयर टू टाउ 3। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये टाउ 3 में तो काफ़ी देर तक रहेंगे, जबकि टाउ 2 में ये जल्दी से आके टाउ 3 में ही चले जाएंगे स्पॉन्टेनियस इमिशन से, स्वतः उत्सर्जन से। तो इसके बाद क्या हुआ, टाउ 3 से टाउ 1 में जो इमिशन होता है वो क्या होता है, स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड इमिशन अर्थात उद्दीप्त उत्सर्जन। अब आप पूछोगे कि सर टाउ 3 से टाउ 1 में स्टिमुलेटेड इमिशन कैसे हुआ, बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। टाउ 3 तो इसका जीवन काल है, तो अपन क्या कहेंगे, N3 से या फिर स्टेट 3 से 3 से 1 में स्टिमुलेटेड इमिशन कैसे हुआ, ये अभी मैं आपको समझाता हूँ। पहले ये देखिए कि कौन कौन से ट्रांजिशंस हुए। पहला ट्रांजिशन क्या हुआ, लेवल 1 से 2, एक हुआ लेवल 2 से 3, एक हुआ लेवल 3 से 1। ये बात क्लियर है। तो N3 से N1 में जो लेजर है वो कैसे क्रिएट हुई, और लेजर में ये 2 लेवल ही काम में आ रहे हैं। लेजर का निर्माण किससे हो रहा है, इन दोनों लेवल से ही। इनको मैं ब्रैकेट्स एक तरह से डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ। लेजर का जो निर्माण है इन दोनों लेवल्स के बीच में ही हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा समझिएगा आप क्या हो रहा है इस प्रोसेस में। देखिए टाउ 3 से सपोज करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कुछ समय बाद जितना इसका जीवन काल है वो पूरा करके नीचे स्टेट में आ गया। तो इस प्रक्रिया में क्या करेगा, ये एक फोटोन उत्सर्जित करेगा। तो ये जो फोटोन होगा, ये फोटोन क्या करेगा, ये फोटोन ही स्टिमुलस का काम करेगा। ये फोटोन अगले जो एटम है, अगला जो इलेक्ट्रॉन है उसको नीचे ले आएगा। इस तरह से ये नीचे आ गया। अब ये अगले जब ये निकलेगा तो इसमें 2 फोटोन उत्सर्जित होंगे। आपको पता है उद्दीप्त उत्सर्जन में कितने फोटोन उत्सर्जित होते हैं, 2। तो उद्दीप्त उत्सर्जन से जब 2 फोटोन उत्सर्जित हुए, फिर ये दोनों फोटोन अगले 2 को निकालेंगे। अगले 2 से कितने फोटोन उत्सर्जित होंगे, 4, 4 से 8, 8 से 16। इस तरह से अपन को क्या प्राप्त होगा, एक एवलांच। एवलांच का मतलब समझते हो ना, जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। तो इसे अपन क्या कहते हैं, एवलांच। तो यहाँ पर क्या होगा, लेजर या फिर स्टिमुलेटेड इमिशन का एवलांच होगा। तो उससे अपन को क्या प्राप्त हो जाएगी, लेजर लाइट। उससे अपन को क्या मिल गई यहाँ पर, लेजर लाइट। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी कि 3 लेवल लेजर कैसे पॉपुलेशन इन्वर्जन करती है और कैसे लेजर का निर्माण करती है। तो ये ही लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है। क्या लिखी है जरा देखिएगा कि 3 लेवल लेजर सिस्टम कैन हैव पॉपुलेशन इन्वर्जन, अर्थात त्रिस्तरीय लेजर सिस्टम में पॉपुलेशन इन्वर्जन या जनसंख्या व्युत्क्रमण संभव होता है। तो आपको आसानी से दिख रहा है इसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन संभव है, क्योंकि इसमें एक मेटा स्टेबल स्टेट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए किसकी ज़रूरत होती है, मेटा स्टेबल स्टेट की। अगर मेटा स्टेबल स्टेट है तो पॉपुलेशन इन्वर्जन आसानी से किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक मेटा स्टेबल स्टेट है, इसलिए इसका पॉपुलेशन इन्वर्जन हो रहा है। अब देखो इसमें दिक्कत क्या है, इसका ड्रॉबैक क्या है। जैसे ही सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऊपर पहुंच चुके हैं, अब ऊपर पहुंचने के बाद जैसे ही एक एवलांच क्रिएट हुआ, तो ये सारे के सारे जो पॉपुलेशन है वो N3 से या E3 से किस में आ गए, E1 में। तीसरे लेवल से सभी के सभी किस में आ गए, पहले लेवल में। किसकी जरिए, स्टिमुलेटेड इमिशन के जरिए, उद्दीप्त उत्सर्जन के जरिए। तो उद्दीप्त उत्सर्जन से क्या हुआ, सारे के सारे तीसरे से पहले लेवल में आ गए, और तीसरे से पहले लेवल में आने के कारण जो तीसरा एनर्जी लेवल है वो तो पूरा ही खाली हो गया। अब तीसरा खाली हो गया तो फिर से पॉपुलेशन इन्वर्जन की शर्त हट गई। तो इसका जो आउटपुट मिलता है वो कैसे मिलता है, देखो पहला एक पल्स की रूप में। अब ये जो इन दोनों के बीच में स्पेस है, पल्स के बीच में, वो क्या दिखा रहा है, डिले बिटवीन पल्सेस। मतलब जब पूरी पॉपुलेशन आई, फिर पूरी पॉपुलेशन यहाँ पे खाली हो गई, और इसको ऊपर पहुंचाने में तो काफ़ी टाइम लगेगा। फिर ये दोबारा से इसको पंप करके दोबारा से पॉपुलेशन को किस में पहुंचाएगा, तीसरी एनर्जी लेवल में, और तीसरी एनर्जी लेवल से फिर किस में आएगी, पहले एनर्जी लेवल में। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये जो टाइम है ये ही इस पल्स के बीच के डिले को दिखा रहा है। तो ये डिले क्या है, डिले बिटवीन पल्सेस। तो इसका आउटपुट कैसा हो गया, 3 लेवल लेजर सिस्टम का आउटपुट आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि 3 लेवल लेजर सिस्टम से पल्स आउटपुट प्राप्त होता है, पल्स्ड आउटपुट। 3 लेवल्स लेजर सिस्टम कैन हैव पल्स आउटपुट। 3 लेवल लेजर सिस्टम का आउटपुट कैसा होता है, पल्स, स्पंद के रूप में, स्पंद कहते हैं हिंदी में।
इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन पॉपुलेशन इन्वर्जन इन 3 लेवल सिस्टम। स्टार लगाइएगा बच्चों, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो क्या कह रहा है कि 3 लेवल लेजर सिस्टम में पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट तो किया जा सकता है, पर बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा ही ज़्यादा मुश्किल भरा काम है ये। ऐसा क्यों हो रहा है, कोई कारण बता सकता है? देखो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो 3 लेवल लेजर सिस्टम है, इसमें लेजर एक्शन में जो मेन स्टेट है N1, ये भी क्या हो रही है शामिल। इसमें केवल 3 ही स्टेट हैं, तो जो पहली स्टेट है इसकी वो भी क्या हो रही है, जो लेजर एक्शन का काम है उसमें सम्मिलित हो रही है। इस वजह से क्या है कि इसको खाली होने में और इसको भरने में समय लगता है। जब ये लेजर का निर्माण होता है तो दोबारा से पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने में थोड़ा सा समय लग जाता है, और इसी की वजह से जो पल्स प्राप्त होती हैं इनके बीच में डिले प्राप्त होता है। तो जो पल्स आउटपुट है ये ही किस बात की ओर इशारा करता है कि इसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसका जो आउटपुट है वो कैसा है, पल्स्ड आउटपुट, ना कि कंटिन्यूअस आउटपुट। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करना कठिन है किसमें, 3 लेवल लेजर सिस्टम में, क्योंकि इसमें जो मुख्य ऊर्जा स्तर है या जो प्राइमरी ऊर्जा स्तर है, जो आपका फर्स्ट एनर्जी स्टेट है, वो भी सम्मिलित होती है लेजर एक्शन में। तो इस वजह से क्या है, जब सारे इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं तो दोबारा से इनको पंप करके N3 में पहुंचाने में कुछ समय लग जाता है। इसलिए 3 लेवल लेजर सिस्टम में पॉपुलेशन इन्वर्जन करना थोड़ा मुश्किल है। तो अपन ने 2 सिस्टम डिस्कस कर लिए, 2 लेवल लेजर सिस्टम और 3 लेवल लेजर सिस्टम। 2 लेवल लेजर सिस्टम में पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं की जा सकती, अर्थात लेजर का निर्माण नहीं किया जा सकता, जबकि 3 लेवल लेजर सिस्टम में पॉपुलेशन इन्वर्जन करना संभव है। पर पॉपुलेशन इन्वर्जन तो कर सकते हैं, पर ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो इसके बाद में नेक्स्ट आता है 4 लेवल लेजर सिस्टम। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे 4 लेवल लेजर सिस्टम की। तो 4 लेवल लेजर सिस्टम का एग्जाम्पल जो है वो है एंडी याग लेजर। एंडी याग लेजर में क्या होता है, एक तो न्यूरोडायमियम होता है, ये तो एक्टिव मीडियम की तरह काम करता है, या और एक इसमें होता है YAG। तो ये कंपाउंड होता है 3 अलग अलग एलिमेंट से मिलके बना है, एटेरियम, एल्युमिनियम, गार्नेट। ठीक है, तो एंडी याग लेजर हो गई, या हीलियम नियॉन लेजर, हीनी लेजर भी जिसे अपन कहते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है, 4 लेवल लेजर का। तो 4 लेवल लेजर में 4 एनर्जी स्टेट होंगी, ये तो नाम से पता चल रहा है 4 लेवल है, तो 4 लेवल हमने बना लिए। ऑर्डरिंग हमने इस तरह से की है कि जो पहली स्टेज है उसको नंबर 1, जो हायर एनर्जी स्टेट है उसको नंबर 2, जो तीसरी एनर्जी स्टेट है उसको मतलब नंबर 3, और इसको नंबर 4। तो ऑर्डरिंग आप किसी भी क्रम में कर सकते हो, 1 2 3 4 भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसके बाद में इसकी जो लाइफ टाइम है उसको टाउ 1 से, इसकी लाइफ टाइम को टाउ 4 से, इसकी लाइफ टाइम टाउ 3 से, इसकी लाइफ टाइम टाउ 2 से। तो पहला जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि टाउ 2 का मान टाउ 2 से बहुत छोटा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो टाउ 2 है वो कैसी स्टेट है, नॉर्मल स्टेट। इसका लाइफ टाइम कितना है, 10 की पावर -8 सेकेंड का। तो इससे क्या होगा, नॉन रेडिएटिव डिके अर्थात स्पॉन्टेनियस इमिशन। इससे कैसा इमिशन होगा, स्पॉन्टेनियस इमिशन या नॉन रेडिएटिव डिके, जिससे जल्दी से जो आपके एक्साइटेड एटम है या एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में आ जाएंगे, 3rd एनर्जी स्टेट में। तो यहाँ पे जो भी एटम होंगे वो जल्दी से किस में आ जाएंगे, 3rd एनर्जी स्टेट में। ठीक है, इसके बाद जो टाउ 3 है इसका मान टाउ 4 से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि टाउ 3 से कैसा इमिशन होगा, स्टिमुलेटेड इमिशन, अर्थात टाउ 3 और टाउ 4 के मध्य हमको किसका निर्माण करना है, लेजर का। यहाँ पे निर्माण कर रहे थे टाउ 1 और टाउ 3 के बीच में, अर्थात जो प्राइमरी एनर्जी लेवल है, जो प्राथमिक ऊर्जा स्तर है, वो भी क्या हो रहा था, इन्वॉल्व किसमें, लेजर एक्शन में। जबकि इसमें बीच के जो एनर्जी लेवल्स हैं, जो मेटल स्टेबल स्टेट्स हैं, वो इन्वॉल्व हो रही हैं लेजर एक्शन में। तो जो टाउ 3 है ये कैसी स्टेट है, एक तरह की मेटा स्टेबल स्टेट, मित स्थायी ऊर्जा स्तर। तो टाउ 3 क्या है, मेटा स्टेबल स्टेट। टाउ 4 एक नॉर्मल अवस्था है जिसका जीवन काल काफ़ी ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसे क्रिएट होगा इन दोनों के बीच में, जब हम N3 ग्रेटर देन N4, N3 ग्रेटर देन N4 की कंडीशन अटेन करेंगे। N3 का मान N4 से हमको ज़्यादा करना है। अब देखिए इसकी वर्किंग समझ लेते हैं क्या होता है।
वही वर्किंग है। जैसे ही आप कोई पंप लगाओगे, पंप क्या हो सकता है, ऑप्टिकल पंप, जैसे फ्लैश लाइट, फ्लैश स्पार्क लाइट या फ्लैश स्पार्क, तो उससे क्या होगा, जैसे भी फोटोन आपतित होगा इस पर जो एनर्जी लेवल 1 में है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके किस में चला जाएगा, एनर्जी लेवल 2 में। इसमें केवल कौन कौन से ट्रांजिशंस हैं पॉसिबल, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, ये 4 ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं इसमें केवल, ठीक है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, 1 से 3 में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, 1 से 4 में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम एनर्जी स्टेट्स को उसी हिसाब से बना रहे हैं, उसी हिसाब से हम अज्यूम करके चल रहे हैं इनका एनर्जी डिफरेंस। तो अब देखिए कि लेवल 1 से लेवल 2 में क्या हो गया, अब्सॉर्प्शन होने के बाद जो यहाँ पे एटम थे वो अब्सोर्सित होकर किस में चला गया, लेवल 2 में। अब लेवल 2 में ये चला गया, लेवल 2 में इसको जाने के बाद ये क्या करेगा, 10 की पावर -8 सेकंड के जीवन काल के बाद पुनः लेवल 3 में आ जाएगा। लेवल 3 में आने पर क्या होगा, यहाँ पर ये कैसी स्टेट है, मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट का क्या होता है, जीवन काल काफ़ी ज़्यादा कितना होता है, 10 की पावर -6 सेकंड से 10 की पावर -3 सेकंड के मध्य। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये कुछ समय पश्चात 10 की पावर -3 या 10 की पावर -6 सेकंड पश्चात पहले तो क्या होगा, स्वतः उत्सर्जन से नीचे आएगा। उससे क्या होगा, स्वतः उत्सर्जन से नीचे आने पे एक फोटोन मिलेगा। एक फोटोन क्या करेगा, स्टिमुलस का काम करेगा और क्या कर देगा, इसका स्टिमुलेटेड इमिशन, और स्टिमुलेटेड इमिशन करेगा तो सीधी सी बात है कि स्टिमुलेटेड इमिशन के कारण 2 फोटोन का उत्सर्जन होगा। स्टिमुलेटेड इमिशन अगर होता है तो क्या होगा, 2 फोटोन उत्सर्जित होंगे और 2 फोटोन अगले 2 को स्टिमुलेटेड इमिशन करवाएंगे, और अगले 2 फोटोन जब स्टिमुलेटेड इमिशन करेंगे तो 4 फोटोन निकलेंगे, 4 फोटोन से 8 फोटोन निकलेंगे, 8 से 16। तो इसी तरह से क्या होगा, एवलांच क्रिएट हो जाएगा फोटोन्स का, किनका, स्टिमुलेटेड फोटोन्स का। तो वो क्या होगी, वो किसका काम करेगा, लेजर का, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, हाई इंटेंसिटी की लेजर हमको प्राप्त होगी। इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, उसकी डायरेक्शनलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, वो फेज में होंगे, सेम फेज में होंगे, वो कोहेरेंट होंगे, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी होती है स्टिमुलेटेड इमिशन से प्राप्त फोटोन की। तो ये चीज़ हमें पता चल गई। कब स्थिति क्रिएट हुई, कैसे हमने स्थिति क्रिएट की, पहले पॉपुलेशन किस में थी, एनर्जी लेवल N1 में। इसके बाद इसको जल्दी से पंप करा के N2 में पहुंचा दिया या E2 में पहुंचा दिया, लेवल 2 में, और लेवल 2 से जल्दी से नॉन रेडिएटिव डिके करा के लेवल 3 में पहुंचा दिया। इससे क्या है कि लेवल 3 की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, लेवल 4 की पॉपुलेशन कम हो गई। तो इससे आसानी से लेवल 3 और लेवल 4 के मध्य हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन को, जनसंख्या व्युत्क्रमण को अटेन कर लिया। तो यहाँ पे जनसंख्या व्युत्क्रमण हमने अचीव कर लिया। तो इससे क्या हो गया कि N3 और N4 के मध्य क्या हो गया, जनसंख्या व्युत्क्रमण, जिससे लेजर प्राप्त हो गई। फिर पुनः N4 पे पहुँचने के बाद जैसे N4 में ज़्यादा देर रुकेंगे ही नहीं, जो 4th स्टेट है, इससे जल्दी से नॉन रेडिएटिव डिके अर्थात स्पॉन्टेनियस एमिशन से जो भी फोटोन है वो जल्दी से एनर्जी लेवल 1 में आ जाएंगे, और एनर्जी लेवल 1 में आने की वजह से जल्दी से क्या होगी, जो 4th लेवल है वो खाली हो जाएगी। तो N4 का मान ईजीली N3 से कम रहेगा और N3 से N4 का मान ज़्यादा होगा। तो N3 का मान ज़्यादा होने के कारण इसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन आसानी से प्राप्त की जा सकती है कंपेयर टू 3 लेवल लेजर। तो इसी लाइन को हमने यहाँ पे लिखा है, इजी टू क्रिएट पॉपुलेशन इन्वर्जन इन 4 लेवल लेजर। मतलब 4 लेवल लेजर में जो जनसंख्या व्युत्क्रमण है उसको प्राप्त करना ईजी है कंपेयर टू 3 लेवल लेजर के। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या लिखा है, 4 लेवल लेजर will intrinsically give continuous laser output also pulse laser output। तो 4 लेवल लेजर का जो आउटपुट मिलता है वो कैसा मिलता है बच्चों, कंटिन्यूस लेजर आउटपुट। जैसे यहाँ पे लेजर आउटपुट मिलता था 3 लेवल में, वो कैसा था, पल्स्ड लेजर आउटपुट। और इसमें कैसा मिलेगा, कंटिन्यूस, क्योंकि इसमें ये डिले नहीं होगा। जो टाइम इसको लग रहा था, इसमें टाइम क्यों लग रहा था, क्योंकि जो इसकी फर्स्ट एनर्जी स्टेट है वो भी इन्वॉल्व थी लेजर एक्शन में, जबकि इसकी जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है ये इन्वॉल्व नहीं है। इसका जैसे जो डॉटेड लाइन से दिखा रखा है, लेवल 3 और लेवल 4 ये दोनों ही इन्वॉल्व हैं केवल लेजर एक्शन में, इसलिए इसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन आसानी से अचीव कर लिया जाता है। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी है। इससे दोनों तरह के अपन आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। आपको कंटिन्यूस चाहिए तो कंटिन्यूस आउटपुट आप निकाल सकते हो, और आपको पल्स्ड आउटपुट चाहिए तो पल्स्ड
आउटपुट भी आप अटेन कर सकते हो या अचीव कर सकते हो। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने 2 लेवल लेजर और 3 लेवल लेजर और 4 लेवल लेजर में पॉपुलेशन इन्वर्जन को समझा। इससे आपको समझ में आया कि 2 लेवल लेजर में पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं किया जा सकता, 3 लेवल लेजर में पॉपुलेशन इन्वर्जन कर सकते हैं पर थोड़ा टफ होता है। पॉपुलेशन इन्वर्जन करने के लिए आपको पंप बहुत हार्ड करना पड़ेगा, आपको एक्सटर्नल एनर्जी ज़्यादा चाहिएगी। और 4 लेवल लेजर में आसानी से पंपिंग की जा सकती है और आसानी से पॉपुलेशन इन्वर्जन प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कई बार छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस लेजर में आसानी से पॉपुलेशन इन्वर्जन प्राप्त किया जा सकता है, तो क्या आंसर लिखोगे? 4 लेवल लेजर में। और इनके एग्जाम्पल भी हमने देख लिए। 2 लेवल लेजर तो होता ही नहीं है, इसलिए इसका कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। 3 लेवल लेजर का एग्जाम्पल हो गया रूबी लेजर, 4 लेवल लेजर का एग्जाम्पल हो गया एनडी याग लेजर या फिर हीलियम नियॉन लेजर। तो आज के लेक्चर को बस यहीं तक रखते हैं। आज के लेक्चर में अपन ने पॉपुलेशन इन्वर्जन को और मेटा स्टेबल स्टेट को अच्छी तरह से समझ लिया। अब जो नया लेक्चर है उसमें अपन रूबी लेजर को समझेंगे कि रूबी लेजर की क्या वर्किंग होती है, क्या कंस्ट्रक्शंस होता है, तो उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप स्टडी करते रहिए, देखते रहिए चैनल को। टेक केयर एंड थैंक यू।